हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। सो आज की इस वीडियो सेशन के अंदर जो आपका दिसंबर 25 सी एस यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जो आपकी यूनिट 3 या फंडामेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। ठीक है। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में क्या आया था, दैट वाज रिलेटेड टू पीसीएनए। ठीक है, ये किससे रिलेटेड था आपका, पीसीएनए। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। सो पीसीएनए का रोल, अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो उसका रोल स्लाइडिंग क्लैंप की तरह होता है। ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि रेप्लिकेशन के अंदर देखो पहला ऑप्शन उसने लिखा कि वो प्राइमर बनाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, क्योंकि मेनली हम यूकैरियोट्स में किसकी बात करते हैं, पॉलीमरेज अल्फा की। ठीक है। इट एक्ट एज ए स्लाइडिंग क्लैंप दैट इंक्रीजेज डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेसिविटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट है। आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और ये पेरेंटल डीएनए को अनवाइंड करता है, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या आपकी, ये स्लाइडिंग क्लैंप की तरह काम करता है जो डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक एंटीबायोटिक है जो मिमिक करती है अमीनो एसिड टीआरएनए को। ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल भी, तो जो प्यूरोमाइसिन होती है, ठीक है, वो अमीनो एसिड टीआरएनए की तरह मिमिक करती है। इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड प्री मेच्योरली टर्मिनेट्स एलोंगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो जो ये टीआरएनए है वो पूछ रहा है कि एक तो कौन सी साइट पे आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब भी आपकी ट्रांसलेशन चल रही होती है या एलोंगेशन हो रही होती है, ठीक है, तो जो आपका नया टीआरएनए है वो कहाँ पर आता है, ए साइट पे। ठीक है। तो होगा क्या कि नया टीआरएनए की जगह और एट द प्लेस ऑफ न्यू टीआरएनए आपकी एंटीबायोटिक आ देगी। ठीक है। तो ए स्टेटमेंट सही है कि वो ए साइट पे आएगी। ठीक है, तो बी गलत होगी। अब बात क्या होता है ना, जो आपकी ट्रांसलेशन चल रही है वो एन टू सी टर्मिनस की तरफ चल रही है। ठीक है। तो क्या होगा कि अब जैसे नया जो भी अमीनो एसिड आता है, ठीक है, नया अमीनो एसिड का जो, जैसे कोई नया अमीनो एसिड है ना, उसके एन ने बॉन्ड बनाना है सी के साथ। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा, अगर कोई नई, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमीनो एसिड की जगह एंटीबायोटिक आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक का जो स्ट्रक्चर है या पार्ट ऑफ इट स्ट्रक्चर, वो किसको रिजेंबल करना चाहिए, एन टर्मिनस ऑफ अमीनो एसिड को। ठीक है। तो एक ऑप्शन में दे रखा है कि ए पार्ट ऑफ इट स्ट्रक्चर रिजेंबल द कार्बोक्सी टर्मिनस ऑफ द अमीनो एसिड एंड इज अवेलेबल फॉर मेकिंग ए पेप्टाइड बॉन्ड। और एक स्टेटमेंट क्या दे रखी है, ए पार्ट ऑफ इट स्ट्रक्चर रिजेंबल द अमीनो टर्मिनस ऑफ द अमीनो एसिड। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए कि वो अमीनो टर्मिनस ऑफ अमीनो एसिड से रिजेंबल करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए एंड डी। ठीक है। देखो आपको पता है ना कि जो ट्रांसलेशन है वो एन टू सी टर्मिनस की तरफ चलती है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ तक तो अमीनो एसिड्स आ गए, तो अब उसका सी फ्री है। अब नया अमीनो एसिड का एन आएगा जो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अब क्या है कि क्योंकि नए अमीनो एसिड का एन आना है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक है वो अमीनो एसिड टीआरएनए को मिमिक कर रही है। ठीक है। तो होगा क्या, अब वो जो नई जो एंटीबायोटिक आ रही है उसका पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करना चाहिए, अमीनो टर्मिनस ऑफ अमीनो एसिड से। ठीक है, तो इसका करेक्ट करेक्ट मतलब सी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा आपका, डी। और अगर हम कॉम्बिनेशन में बात करें तो कौन सा आंसर होगा आपका, ए एंड डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आया था, new protein coding genes sometimes originate when exons from different ancestral genes are combined through recombination event। ठीक है। अब वो कह रहा है कि कुछ नई प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, वो कैसे ओरिजिनेट होती हैं, एक्सोन्स फ्रॉम different ancestral genes are combined through recombination events producing a novel domain architecture within a single polypeptide. This mechanism of generating new genes is called। ठीक है। देखो यहाँ पर ना हम एक दो टर्म्स यूज करते हैं, जैसे एक एक्सोन शफलिंग होता है, एक ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता है। ये दो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो एक्सोन्स को यूज करके प्रोटीन डाइवर्सिटी को इंक्रीज करते हैं। बट उनका जो, बट दे ऑपरेट ऑन एंटायरली डिफरेंट टाइमलाइंस एंड स्केल। जैसे वो कह रहे हैं जो एक्सोन शफलिंग है ना, वो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है
जो ब्रांड न्यू जीन्स बनाता है। बट ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होता है, एक सेलुलर प्रोसेस होता है दैट क्रिएट मल्टीपल प्रोटीन वर्जन फ्रॉम ए सिंगल एग्जिस्टिंग जीन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बता रहा है ना कि न्यू प्रोटीन कोडिंग genes sometimes originate when exons from different ancestral genes are combined through recombination event। ठीक है, तो इसमें जैसे हम सिंगल जीन की तो बात कर नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो इवोल्यूशनरी एंसेस्टर की बात हो रही है तो इसका मतलब दिस इज एक्सोन शफलिंग। ठीक है, तो एक्सोन शफलिंग के अंदर रिकॉम्बिनेशन और जो ट्रांसपोजोन मेडिएटेड रीअरेंजमेंट होती हैं वो डिफरेंट कोडिंग रीजन्स फ्रॉम सेपरेट जीन्स को क्या करती हैं, बेसिकली ज्वाइन करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही बनेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की ancestral genes when exons from different ancestral genes are combined through recombination event। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग तो हमने सिंपली कहा ना कि एक mRNA बनता है और उससे अलग अलग आपकी ट्रांसक्रिप्ट या अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, तो मतलब वैसे ये स्टेटमेंट ठीक है, बट जिस कॉन्टेक्स्ट में हमसे पूछेगा कि क्या मैकेनिज्म होता है न्यू जीन्स को जनरेट करने का, तो उसका आंसर क्या होगा, एक्सोन शफलिंग। ठीक है, तो रेट्रोपोजिशन, जैसे ये ट्रांसपोजोन होते हैं, ट्रांसपोजोन में क्या होता है कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इंसर्ट होते हैं। ठीक है, एक जैसे बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड होता है। ठीक है, और दूसरा सिंपली मतलब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं आपका, क्योंकि इसमें कॉपी नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, दैट इज रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन। और एक सिंपली जिसमें कट एंड पेस्ट होता है उसे हम कंजर्वेटिव मोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो इसके हैं नहीं। तो यहाँ पर देखो ना, आपको आपको जो डेफिनेशन है उससे ही पता लग रहा है कि एक्सोन शफलिंग इज ए इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट क्रिएट्स ब्रांड न्यू जीन्स। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन भी दिया रखा है वो भी यही दे रखा है कि जब एक्सोन न्यू प्रोटीन कोडिंग जीन्स, ठीक है, नई प्रोटीन कोडिंग जीन्स बनती हैं व्हेन एक्सोन्स फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्ट्रल जीन्स आर कंबाइंड थ्रू रिकॉम्बिनेशन इवेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोन शफलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरियल रैके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका, क्योंकि जो रैके होता है उसके पास एटीपी हाइड्रोलिसिस एक्टिविटी होती है, स्टैंड एक्सचेंज एक्टिविटी होती है, प्रोटीलिटिक एक्टिविटी भी होती है, बट रैक ए के पास न्यूक्लियोलिटिक एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन मार्क्स इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, देखो ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, एसिटाइलेशन होती है, मिथाइलेशन होती है, फॉस्फोराइलेशन होती है, जिसकी वजह से आपका क्रोमेटिन जो है वो बेसिकली यू क्रोमेटिन की फॉर्म में रहता है। जनरली हम यही पढ़ते हैं कि जब मॉडिफिकेशन होती है तो डीएनए आपका यू क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेसिफिकली जैसे एसिटाइलेशन हो रही है, तो एसिटाइलेशन में तो सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिवेशन होती है, इसका मतलब क्रोमेटिन आपका यू क्रोमेटिन फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन जब आप मिथाइलेशन की बात करते हो, ठीक है, तो उसमें एक्टिवेशन भी लिखा हुआ है, रिप्रेशन भी लिखा हुआ है। अब इनमें से कौन सा हेट्रोक्रोमेटिन का इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखो H3K9, अगर उसकी मिथाइलेशन होती है तो डीएनए हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में होता है और ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस होती है, तो H3K9 ट्राइमिथाइलेशन तो इंडिकेटर है। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो H4K20 की अगर मिथाइलेशन होगी तो ये भी हेट्रोक्रोमेटिन का इंडिकेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैक्रो H2 और H2AX के बारे में नहीं बता रखा। ठीक है, एक्चुअली जो आपका मैक्रो H2A होता है ये भी इंडिकेटर होता है हेट्रोक्रोमेटिन का। तो ये जो H2AX है, ठीक है, ये बस आपने याद रखना है, दिस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, H3K9 की ट्राइमिथाइलेशन, H4K20 की ट्राइमिथाइलेशन और मैक्रो H2A, ये तीनों के तीनों इंडिकेटर हैं किसके, हेट्रोक्रोमेटिन के, बट H2AX इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लैक रिप्रेसर की बाइंडिंग होती है वो किस लेवल पे होती है। ठीक है, आपने लैक ओपरोन के बारे में पढ़ा, उसमें इनहिबिटर होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है। ठीक है, जैसे लैक ओपरोन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर, तो उसमें सबसे पहले हम दिखाते हैं कि प्रमोटर होता है किसका, जो रिप्रेसर को बनाने वाली जीन का, फिर यहाँ पर एक प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, फिर यहाँ पर ZYA, जो हमारी तीन जीन्स होती हैं। ठीक है, तो एज वी नो की
इनहिबिटर जो है वो रिप्रेसर बनाता है और रिप्रेसर जाके लग जाता है ऑपरेटर साइट पे, ठीक है। तो ये जो लैग रिप्रेसर की बाइंडिंग होती है ये डीएनए लेवल पे होती है, ठीक है। और इसका देखो एक ही ऑप्शन है, डीएनए इन द लैक ऑपरॉन इन द ऑपरेटर रीजन, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर वो रीजन होता है जहाँ पर रिप्रेसर लगता है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में एमआरएनए दे रखा है, दूसरे में बोथ डीएनए आरएनए दे रखा है, राइबोसोम दे रखा है, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि रिप्रेसर जब ऑपरेटर पे लगता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने देता, वो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने देता, क्योंकि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर एक ये क्वेश्चन आया था, ईस्ट का एक जीन वाई है, ठीक है, दैट हैज एन एमआरएनए विद ए स्ट्रक्चर शोन बिलो, ठीक है। ये जीन वाई का एमआरएनए है, बोथ द अपस्ट्रीम, जिसमें आपको एक ओपन रीडिंग फ्रेम दिख रहा है, और कोडिंग रीजन ऑफ जीन वाई। वो कह रहा है ये जो अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम है, इसमें भी स्टार्ट कोड होना है, इसमें भी स्टॉप कोड होना है, और जीन वाई के अंदर भी स्टार्ट और स्टॉप कोड होना है। वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यू विल रिमूव टू मैक्सिमाइज ट्रांसलेशन ऑफ जीन वाई, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है ना कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ओपन रीडिंग फ्रेम में भी स्टार्ट कोड और स्टॉप कोड होना है, तो यहाँ भी ट्रांसलेशन हो सकते हैं, यहाँ भी ट्रांसलेशन हो सकती है। वो अगर आप कैप को रिमूव कर दो, ठीक है, तो कैप से तो कोई, कैप तो सिर्फ जैसे आपके एमआरएनए को स्टेबलाइज करता है। स्टार्ट कोडॉन ऑफ यूआरपी, ठीक है, मतलब जो अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम है, अगर मैं इसमें से स्टार्ट कोडॉन को रिमूव कर दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, फिर इसकी ट्रांसलेशन होगी नहीं, फिर इसी की ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यही बनना चाहिए, क्योंकि इसमें से आप स्टार्ट कोडॉन को रिमूव कर दो तो फिर इसी का स्टार्ट कोडॉन जो है वो स्टार्ट करेगा और स्टॉप कोडॉन उसको स्टॉप करेगा। देखो अगर आप ओपन रीडिंग फ्रेम का स्टॉप कोडॉन रिमूव कर रहे हो, ठीक है, तो उससे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, क्योंकि उससे तो फिर क्या होता है, इसकी ट्रांसलेशन और ज्यादा होगी, ठीक है। हमें सिर्फ वाई की करानी है, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन को मैक्सिमाइज कराने के लिए आप अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम का स्टार्ट कोडॉन जो है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। पॉलीटेल भी रिमूव करने से कुछ नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, स्टार्ट कोडॉन ऑफ अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या था आपका कि कहते हैं जो क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन है, ठीक है। देखो क्रोमैटो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एक तरह से आपका ऐसे होता है, ठीक है, जिससे हम मेनली, जैसे अगर आपने कोई डीएनए प्रोटीन की इंटरेक्शन को स्टडी करना है तो आप वो कर सकते हो। और आरटीपीसीआर, इसमें हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ठीक है, दैट वर परफॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ विच आर शोन बिलो। एक्स वाई एंड जेड इंडिकेट चिप विद एंटीबॉडीज फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड हमें बता रहे कि जैसे अगर आपके पास बैंड आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि आप एंटीबॉडी देते हो स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, तो अगर वो प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडी बाइंड करेगी और वो आप स्पेसिफिक प्रोटीन को रेकग्नाइज कर पाओगे, ठीक है। और आरएनए हमें क्या शो कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन एट द इंडिकेटेड टाइम पॉइंट, ठीक है। अब देखो क्या है कि जीरो टाइम पे आप देखो एक्स है, वाई नहीं है, जेड है, ठीक है, तो आरएनए नहीं बन रहा। वन के ऊपर एक्स है, वाई फिर नहीं है, जेड है, फिर भी आरएनए नहीं बन रहा। बट जैसे ही वाई आया तो आप देख रहे हो आरएनए बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो इनमें जो आपको ऑप्शन दे रखी है, जैसे तीन प्रोटीन्स की बात हो रही है, H4K8AC, TBP स्टार्टा बाइंडिंग प्रोटीन एंड H3K9AC। अब इसकी देखो एक बात तो पक्की है कि जो सेकंड है ना, जब वो नहीं है तो आरएनए नहीं बन रहा, बट सेकंड जिस केस में, उस केस में आरएनए बन रहा है, तो इसका मतलब सेकंड तो आपका टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। ये बात श्योर है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए वही होता है ना कि पहले टाटा बाइंडिंग प्रोटीन लगेगा, जैसे हम यूकेरियोट्स में बोलते हैं कि जो TF2D है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन उसका पार्ट होता है। तो ये बात तो पक्की है कि वाई तो TBP है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी जो सेकंड है और थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट होगी, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें देखो एक्चुअली क्या होता है, अब इसमें अगर आप देखो तो जब जेड है, ठीक है, जैसे आप देखो कि इधर देखो तीनों है तो आरएनए बन रहा है, तीनों है आरएनए बन रहा है, इधर भी तीनों है तब भी आपका आरएनए बन रहा है। अब इधर एक्स नहीं है, ठीक है, वाई है, जेड है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो H3K9AC होता है, ठीक है, ये आपने वैसे भी याद रखना है। H3K9AC का रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में, मतलब ये होगा, मतलब एक तरह से ये
H3 की K9 पोजीशन पे एसिटाइलेशन करा रहा है, तो इसका रोल क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में। ठीक है। H4K8C का मेनली रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन के अंदर। ठीक है। बट वही वो आता है ना, जब तक इनिशिएशन ही नहीं होगी तो एलोंगेशन की बात क्यों करनी है। तो क्या है ना, जब Z है और X नहीं है तब भी आरएनए बन रहा है। इसका मतलब जो Z है वो आपका H3K9AC है, मतलब जो H3K9 की एसिटाइलेशन करा रहा है। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनना चाहिए आपका, फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि अगर H3K9AC अगर आपका नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है। तो क्योंकि आप देख रहे हो कि इधर एक्स नहीं है, ठीक है, वाई तो चलो हमें पता लग गया कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, जेड है तो आरएनए बन रहा है, तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन आपकी इनिशिएट हो रही है। तो एक्स आपका यहाँ पर H4K8AC होगा, वाई आपका TBP, और जेड क्या होगा, H3K9AC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर ये रेप्लिकेशन रिलेटेड है। कहते हैं सर्कुलर जीनोमिक डीएनए है, उसको हमने आइसोलेट करा, एक्टिवली रेप्लिकेटिंग स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म P एंड Q, उसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एडजस्ट कराया, दैट कट बोथ जीनोम्स ओनली वंस। ठीक है, जैसे वो होता है ना सर्कुलर होता है, तो ऑब्वियसली जब आपने उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया तो वो लीनियर हो गया। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ डाइजेस्टेड डीएनए आर शोन बिलो। ठीक है। देखो क्या ना, यहाँ पर जैसे आप देखो ये बबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप दोनों में डिफरेंस देखो ना, जैसे इसमें बबल पहले ये रहा, ठीक है, फिर आपका जैसे ये देखो ये बिल्कुल ही सिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको बबल दिखेगा ना वो कैसा दिखेगा, बिल्कुल सिमेट्रिक। कैसा दिख रहा है, सिमेट्रिक। ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन अगर आप बबल देखोगे तो थोड़ा सा जैसे ये इधर, फिर ये, भले एक तरफ की, एक तरफ ज़्यादा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एसिमेट्रिक दिख रहा है। ठीक है, कैसे दिख रहा है आपको, एसिमेट्रिक। सो बेसिकली है ना, जो ऑर्गेनिज्म पी है, देखो रेप्लिकेशन ओरिजिन तो दोनों में एक एक ही है, तो ये ऑप्शन की टू रेप्लिकेशन ओरिजिन है वो तो गलत होगा। ऑर्गेनिज्म पी के अंदर एक रेप्लिकेशन ओरिजिन है, और जो रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि ये आपको सिमेट्रिक दिख रहा है। ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म क्यू है उसके अंदर भी रेप्लिकेशन ओरिजिन वन है, बट रेप्लिकेशन उसके अंदर कैसी होगी आपकी, यूनि डायरेक्शनल। मतलब जिस केस में सिमेट्रिक है उसमें बाई डायरेक्शनल है, सिमेट्रिक। और जिसमें आपको बबल थोड़ा सा एसिमेट्रिक दिख रहा है तो उसमें आप क्या लिखोगे, इट इज यूनि डायरेक्शनल। ठीक है। तो उस हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए, दैट इज B एंड D। सो B एंड D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सो क्वेश्चन नंबर 10, in an in vitro translation reaction, 43S pre-initiation complex was incubated with the in vitro transcribed and capped mRNA for gene X, followed by addition of 60S a minute। ठीक है, मतलब पहले आपने इन विट्रो मतलब आप जैसे लेबोरेटरी के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को आपने इंक्यूबेट कराया with in vitro transcribed and capped mRNA for gene X, followed by the addition of 60S। ठीक है, क्योंकि तभी जाके आपका ATS बनेगा और तभी ट्रांसलेशन होगी। एज ए कंट्रोल mRNA फॉर जीन वाई, जो कि हमने सेल से आइसोलेट करा। ठीक है। देखो जो mRNA जो जीन एक्स का उसको हमने इन विट्रो बनाया, बट जीन वाई जो है वो हमने सेल से निकाला और उसको सेम रिएक्शन में इंक्यूबेट कराया। द mRNA फॉर जीन वाई वॉज फाउंड बाउंड टू बी ATS, राइबोसोम एंड पॉलीराइबोसोम, लेकिन जो जीन एक्स का mRNA है वो अनबाउंड रहा। ठीक है। In the parallel experiment, mRNA from both gene X and Y were found to be associated in vivo with the ATS and polyribosome। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। पहले जो 43 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है उसके साथ जो हमने mRNA लिया उसको हमने इन विट्रो बनवाया है और उसकी कैपिंग करी है और 60S डाला। जो दूसरा है वो mRNA हमने सेल से निकाला और सेम रिएक्शन में इंक्यूबेट कराया। तो हमने क्या देखा, जीन जो वाई जिसको हमने सेल से निकाला था जिसके mRNA को, वो राइबोसोम से बाइंड करा, बट वो जीन एक्स जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हमने इन विट्रो कराई थी वो आपका राइबोसोम से बाइंड नहीं करा। ठीक है।
कहता है इन द पैरेलल एक्सपेरिमेंट mRNA फ्रॉम बोथ जीन एंड एक्स एंड वाई वर फाउंड टू बी एसोसिएटेड इन वीवो विद एटीएस एंड पॉलीराइबोसोम। लेकिन जब हमने इन वीवो देखा तो दोनों के mRNA जो थे वो आपके वो एसोसिएटेड थे और विद एटीएस। ठीक है, तो कहता है आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड टू एक्सप्लेन द अबव ऑब्जर्वेशन। पहला क्या है, द इन विट्रो सिस्टम वॉज ग्लोबली डिफेक्टिव फॉर एटीएस असेंबली। ठीक है, अब देखो ये नहीं हो सकता, अगर वो डिफेक्टिव होता तो फिर जीन वाई का जो एमआरएनए उसकी भी ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए, वो भी राइबोसोम से बाइंड नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये कहना कि इन विट्रो सिस्टम डिफेक्टिव है, हाँ डिफेक्टिव होता तो फिर जो जीन वाई है वो भी बाउंड नहीं करता। ठीक है, जो एमआरएनए है जीन वाई का वो भी एटीएस से बाइंड नहीं करता, तो ये तो गलत है। जीन एक्स एमआरएनए हैज ए सीक्वेंस और ए स्ट्रक्चरल फीचर दैट स्पेसिफिकली प्रिवेंट एटीएस असेंबली इन विट्रो। हाँ ऐसा हो सकता है कि जीन एक्स के एमआरएनए में कोई ऐसा सीक्वेंस है या कुछ ऐसा फीचर है जो उसकी एटीएस के साथ असेंबली नहीं होने दे रहा इन विट्रो। ठीक है, इट इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जीन एक्स एमआरएनए लैग से स्टार्ट कोडोन। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि आप इन विट्रो इन विवो तो वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना। ठीक है, तो ये कहना है कि उसके पास स्टार्ट कोडोन नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जीन एक्स एमआरएनए रिक्वायर्स अदर सेलुलर फैक्टर विच आर एब्सेंट इन विट्रो मिक्सचर टू परमिट इनिशिएशन। हाँ ये भी हो सकता है कि जीन एक्स जो एमआरएनए उसको और भी कुछ फैक्टर चाहिए जो इन विट्रो नहीं है। ठीक है, और फिर ये कहना कि इन विट्रो ऐसे प्रिफरेंशियली डिग्रेड कर देता है जीन एक्स एमआरएनए को, ये भी हम यहाँ से कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो सबसे अप्रोप्रिएट बन रही है एक तो यही कि जीन एक्स का जो एमआरएनए है उसमें कोई ऐसा फीचर है कि जो उसको एटीएस के साथ असेंबली नहीं होने दे रहा इन विट्रो में, क्योंकि इन विवो में तो वो बाइंड कर रहा है और प्रोटीन भी बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इन विवो तो उसने लिखा है ना कि वो आपका एटीएस के साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका बी एंड डी। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी एंड डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए यूकैरियोटिक प्रोटीन एक्स activates a target gene by increasing its transcription when an inducer is added। कहता है जब हमने एक इंड्यूसर को ऐड करा तो एक प्रोटीन एक्स है जो टारगेट जीन जो है उसको एक्टिवेट करा रहा है। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग इट्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एक यूकैरियोटिक प्रोटीन एक्स है वो एक्टिवेट करता है एक जीन को बाय इंक्रीजिंग इट्स ट्रांसक्रिप्शन जब हम इंड्यूसर को ऐड करते हैं। यहाँ पर हमें रिजल्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऑफ प्रोटीन एक्स। ठीक है, नो को लोकलाइजेशन विद डीएपीआई। ठीक है, जब इंड्यूसर नहीं है, लेकिन जब इंड्यूसर होता है तो वो डीएपीआई के साथ जाता है। अब देखो डीएपीआई होता है ना, ये एक न्यूक्लियस को स्टेन करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है तो कि ये प्रोटीन न्यूक्लियस में जाता है जब इंड्यूसर हम ऐड करते हैं। ठीक है, दूसरा ईएमएस इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, इसको हम मेनली स्टडी करते हैं डीएनए और प्रोटीन की इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमने जब जो प्रमोटर है टारगेट जीन का उससे हमने एक प्रोब बनाया। ठीक है, तो उसके साथ ये जो आपका एक्स है ये बाइंड नहीं कर रहा। ठीक है, जब इंड्यूसर नहीं है, जब इंड्यूसर है तब भी नो बाइंडिंग टू प्रोब डिराइव फ्रॉम प्रमोटर ऑफ टारगेट जीन। इसका मतलब क्या है ना, ये जो एक्स प्रोटीन है इसके अंदर कोई भी ऐसा मतलब इट इज नॉट बाइंडिंग टू डीएनए। ठीक है, अगर जैसे हमने प्रोब है ना, अगर वो प्रोब के साथ बाइंड कर रहा होता, क्योंकि प्रोब हमने कहां से लिया है, टारगेट जीन के प्रमोटर से। ठीक है, तो अगर वो प्रोब के साथ बाइंड करता, इसका मतलब वो जो यूकैरियोटिक प्रोटीन एक्स है वो डीएनए के साथ बाइंड करता है। ठीक है, लेकिन जब इंड्यूसर नहीं है और जब इंड्यूसर है तो दोनों केस में जो आपका ये प्रोटीन एक्स है ये प्रोब से बाइंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट डायरेक्टली बाइंडिंग टू द डीएनए। ठीक है, और क्रोमैटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रमोटर ऑफ टारगेट जीन में हमने क्या देखा कि जब रिजल्ट विदाउट इंड्यूसर तो एसिटाइलेशन कम है, लेकिन जब इंड्यूसर दिया तो हाई एसिटाइलेशन है। इसका मतलब ये प्रोटीन क्या करा रहा है, ये एसिटाइलेशन करा रहा है। ठीक है, तो ये जो डीआईपी के साथ को लोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस में जाता है। ठीक है, तो जैसे पहले ऑप्शन में लिखा है कि ये साइटोप्लाज्म में एक्ट करता है, ये गलत है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में भी कि ये मूव टू साइटोप्लाज्म, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये क्योंकि को लोकलाइजेशन में डीएपी है और डीएपी एक्चुअली न्यूक्लियर स्टेन होती है, तो इसमें क्या बनेगा, इट मूव्स टू द न्यूक्लियस। ठीक है,
और अभी यहाँ पर खास बात क्या है कि ये डायरेक्टली डीएनए से बाइंड नहीं करता, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर में बी सम प्रोटीन विच इज बाउंड विद द डीएनए, और ये को एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। इट मूव्स टू द न्यूक्लियस, क्योंकि रिमेन्स इन द न्यूक्लियस भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिमेन्स इन द न्यूक्लियस होता तो फिर कोई को लोकलाइजेशन की बात ही नहीं होती। को लोकलाइजेशन का मतलब ये डीआईपी के साथ जाता है, और ये कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इट मूव्स टू द न्यूक्लियस एंड एक्ट एज ए को एक्टिवेटर, क्योंकि ये एसिटाइलेशन करा रहा है हिस्टोन्स की, और हिस्टोन की एसिटाइलेशन होती है तो हमें पता है कि जो आपका डीएनए है वो यूक्रोमेटिन फॉर्म में जाएगा, और यूक्रोमेटिन फॉर्म के बाद वो आपका बेसिकली उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सेकंड, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि 20 बेस पेयर जीसी रिच प्रमोटर है विच अंडरगोज ए कॉन्फॉर्मेशनल ट्रांजिशन बिटवीन द बी फॉर्म टू जी फॉर्म ऑफ डीएनए, और वो कौन से बेसिस को इन्वॉल्व कर रहा है, 6 to 13। द रेस्ट ऑफ द बेसिस ऑलवेज रिमेन इन द बी फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास जैसे 20 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो फर्स्ट 5 जो हैं, 1 to 5, वो तो हमेशा बी फॉर्म में ही है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो 6 to 13 वाले हैं, ठीक है, वो बी से जेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, बी से जेड या जेड टू बी, मतलब ये कन्वर्ट होते रहते हैं। और जो 14 to 20 है वो भी आपके बी फॉर्म में है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन हमें यहां पर क्या दिया है, द रेस्ट ऑफ द बेसिस ऑलवेज रिमेन इन द बी फॉर्म। कहता है जो बी टू जेड डीएनए की ट्रांजिशन है उसकी हाफ लाइफ होती है 2 सेकेंड की, और जेड से बी की हाफ लाइफ होती है 6 सेकेंड की, ठीक है। इफ द कोग्नेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्स 10 कॉन्टिन्यूस बी डीएनए बेस पेयर्स फॉर बाइंडिंग, कहता है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको 10 कॉन्टिन्यूस बी डीएनए बेस पेयर चाहिए। For how many seconds in 20-second window can the transcription factor remain bound to the promoter assuming steady state condition? ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, जैसे हमें हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता है कि हाफ लाइफ क्या होती है, इसको आप लिखते हो 0.693/k, या इसको आप ln(2/k) भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या, अगर हम टी निकालें, टी हाफ निकालें, जब हम कह रहे हैं कि वो बी से जेड फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कितनी हाफ लाइफ दे रही है, 2 सेकेंड, ठीक है। सो दैट इज 0.693/k। या यहां से मैं के लिख सकता हूँ, के किसके लिए लिख रहा हूँ, बी से जेड फॉर्म के लिए, तो उसको आप लिख सकते हो कि 0.693/टी हाफ कितना था यहाँ पर आपका 2 सेकेंड, ठीक है। लेकिन के जेड बी, कि जेड से बी फॉर्म में जा रहा है, तो उसको आप लिख सकते हो 0.693/6, ठीक है, क्योंकि वो जेड से बी फॉर्म में जाने के लिए 6 सेकेंड है। अब हमें तो डीएनए चाहिए बी फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि अगर आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड करना है तो उसको 10 कॉन्टिन्यूस बी डीएनए बेस पेयर चाहिए, ठीक है। देखो 1 to 5 तो हमेशा ही बी फॉर्म में है, 14 to 20 भी। अब इस पे डिपेंड करता है ना कि अगर ये, जैसे मान लो आपने कह दिया कि 6 to लेकर 10 तक, अगर वो किस में कन्वर्ट हो गए, आपके बी फॉर्म में, तो वो भी ठीक है। इधर से भी अगर 11 से 13 तक हो गए तो वो भी आपको फिर 11 से 20 तक मिल जाएगा बी फॉर्म में। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब हमें फ्रैक्शन निकालना पड़ता है कि कितने टाइम के लिए वो बेसिकली आपका कौन सी फॉर्म में रहेगा, बी फॉर्म में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो ये जो जेड बी फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि हमें जेड से बी फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए कि वो मतलब फ्रैक्शन जो है वो बी फॉर्म में रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये जो हमने के निकाला है, ठीक है, हमें लिखना पड़ेगा कि जो जेड टू बी फॉर्म डिवाइडेड बाय के टू जेड बी प्लस के बी जेड, ठीक है। जैसे जेड बी का कितना है आपका, आप इसको लिख सकते हो कि 0.693/6 डिवाइडेड बाय 0.693/6 प्लस 0.693/2, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे 0.693 तो आप कॉमन ले लोगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/6 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 1/2, ठीक है। अब जैसे 1/6 प्लस 1/2 को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो जिसका कितना एलसीएम आएगा आपका 6, सो 3, 2 + 3, ये कितना आ गया आपके पास 5/6, ठीक है। तो
ये कितना आ गया, 1/6 डिवाइडेड बाय सॉरी ये आपका 1 आएगा यहाँ पे, 1+3, सो विच कम्स आउट टू बी 4/6, 4/6। ठीक है, तो 1/6.4, 6 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 1/4। ठीक है, मतलब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम कहेंगे कि दैट इज 20%, सॉरी 25%, मतलब 25% ऑफ द टाइम वो बी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब जैसे हमारा जो क्वेश्चन था उसमें उसने हमें कितने सेकंड दे रखे हैं कि 20 सेकंड की विंडो दे रखी है। ठीक है, तो 20 सेकंड की विंडो के अंदर वो 25%, मतलब 25% ऑफ अगर हम 20 निकाल लेंगे तो कितना आएगा आपका वो 25% ऑफ 20। ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 सेकेंड के लिए वो, मतलब आपका 20 सेकेंड की विंडो के अंदर आपका 5 सेकेंड के लिए जो आपको 10 कॉन्टिन्यूस जो है वो BDNA बेस पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद ही रखना पड़ेगा कि इसमें आपको पहले टी हाफ का सिंपल फॉर्मूला होता है कि 0.693/K। ठीक है, तो अगर आपको ये टाइम निकालना है कि B to Z का, ठीक है, तो उसके लिए आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, Z to B करना है, तो फिर आपको 6 से, जैसे हमें फ्रैक्शन निकालना था कि वो बी फॉर्म में हो, तो KZB/KZB+KB यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये 1/4 आ रहा है, विच इज़ 25%। इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी आपको यहाँ पर विंडो दी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में 25 सेकेंड की विंडो है, तो 20 सेकेंड की विंडो है, तो 20 सेकेंड के अंदर वो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि 25% और 20 सेकेंड विच कम्स आउट टू बी 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड के लिए वो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो प्रमोटर से बाउंड रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इस बारी जो December 25 का एग्जाम हुआ था, तो उसमें आप देख सकते हो कि मोल बायो के ये क्वेश्चन आए। ठीक है, दिस इज लाइक ये रेप्लिकेशन का क्वेश्चन था, ये आप इसको ट्रांसलेशन का क्वेश्चन हो गया, ये इसको आप जैसे ट्रांसक्रिप्शन में देख सकते हो, जैसे ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका रैके, इसको वैसे हम DNA रिपेयर में भी पढ़ते हैं और वहाँ पर भी हम रैके की बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं एग्जाम के अंदर ना, जैसे जो मॉडिफिकेशंस होती हैं हिस्टोन्स की, कौन सी मॉडिफिकेशन एक्टिवेट कौन सी करती हैं, कौन सी रिप्रेस करती हैं। जैसे एसिटाइलेशन तो कभी भी रिप्रेस नहीं करती, बट मिथाइलेशन होने से हिस्टोन की आपकी ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस हो सकती है। ठीक है, फिर ये लैक ओपेरॉन बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, ऐसे आपने ये चिप और RT-PCR की बात करी हमने, ये भी रेप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, दिस वाज ए ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी उसने आपको सिचुएशन दी, टेक्निक के साथ लिंक करा। ठीक है ना, जनरली जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे होता है, क्रोमैटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे होते हैं, इनको हम मेनली स्टडी करते हैं अगर आपने DNA और प्रोटीन की इंटरेक्शन को स्टडी करना है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन था थोड़ा सा, ये चलो डिफरेंट था, तो इसके लिए आपको टी हाफ पहले निकालने पड़ेंगे। उसके बाद आपको, क्योंकि फ्रैक्शन में बी फॉर्म में चाहिए, तो उसको स्टेडी स्टेट पे निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है KZB/KZB+KB। ठीक है, तो उसमें आपका 25% आया, तो आपने 25% और 20 सेकेंड करा, तो आपका आंसर क्या है 5 सेकेंड। So this is all about this video. For all these kind of videos, please subscribe to our channel Biotech Sapiens. Thank you so much.